दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा रूस, ईरान या चीन नहीं है। हमें रोज यही बताया जाता है कि ये देश अमेरिका के दुश्मन हैं, लेकिन अब हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि असली खतरा कहीं और है। दुनिया के भविष्य को खतरे में डालने वाला सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क खुद अमेरिका के भीतर है, और वे भी सीधे पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, एक ऐसा देश जो डेनमार्क के नियंत्रण में है और नाटो का पूरा सदस्य है। और अगर ट्रंप अपनी इस योजना पर आगे बढ़ते हैं तो ये पूरी दुनिया के मौजूदा सिस्टम और व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड को लेकर रहेगा। और सच तो यह है कि व्हाइट हाउस से अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही है, वैसी बयानबाजी पहले कभी नहीं सुनी गई। But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. पर सवाल यह है कि यह सख्त रास्ता आखिर है क्या? क्या अमेरिका वाकई ग्रीनलैंड में अपनी फौज उतारने वाला है? क्या एक देश पर कब्जा करने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल होगा? आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड को इतनी शिद्दत से क्यों पाना चाहते हैं? और क्या वाकई चीन और रूस के जहाज इस द्वीप को घेरे हुए हैं, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है? हमेशा की तरह हम आपके सामने सारे तथ्य, फैक्ट्स रखेंगे जो आपको इस पूरी स्थिति को समझने के लिए चाहिए। पर दिल थाम लीजिए, क्योंकि ग्रीनलैंड को पाने के पीछे ट्रंप का जो असली मकसद सामने आया है वो आपको हैरान कर देगा, और यकीन मानिए इस कहानी का अंत आपके होश उड़ा देंगे। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकल पोजीशन बेहद दिलचस्प है। ये कनाडा और यूरोपियन यूनियन के बीच में बसा है, और अपने नाम के उलट इस देश के 80% से ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े द्वीप पर सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं, और वहां का मुख्य काम मछली पकड़ना है। वैसे तो ये डेनमार्क साम्राज्य के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र, ऑटोनोमस टेरिटरी है, जिसकी वजह से वहां के नागरिकों के पास डेनमार्क की नागरिकता और पासपोर्ट होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सब कुछ को बदलना चाहते हैं। उनका तर्क है कि भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड अमेरिका के ज्यादा करीब है, इसलिए इसे अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। ट्रंप की दलील जरा आप सुनिए। I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. तो किसी जमीन पर नाव उतार देने से कोई हक साबित नहीं होता। क्या डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि खुद अमेरिका की स्थापना कैसे हुई थी? मुझे लगता है कि इस मामले में वहां के मूल निवासी नेटिव अमेरिकन उनसे कुछ तीखे सवाल पूछना चाहेंगे। हैरानी की बात यह है कि कई अमेरिकी इन बातों को सच मान रहे हैं और ट्रंप के इन अजीबोगरीब दावों पर यकीन भी कर रहे हैं। जरा एक मशहूर यूट्यूबर के इन सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए, जो कहता है ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, इसीलिए भौगोलिक रूप से ये यूरोप का हिस्सा नहीं है। अब जरा इस तर्क को उलट कर देखिए, हवाई पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है तो भौगोलिक रूप से वो भी अमेरिका का हिस्सा नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब यह है कि चीन या जापान जैसा कोई देश उस पर अपना दावा ठोक दे और उस पर कब्जा कर ले? बिल्कुल नहीं। लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड के साथ असल में यही करना चाहते हैं, और यह भविष्य के लिए बहुत डरावना है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अब जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में सैन्य बल तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। जरा सोचिए 2026 में दुनिया की राजनीति कितनी अजीब हो गई है। यूरोप अब अपने सबसे बड़े और भरोसेमंद साथी यानी अमेरिका के हमले से बचने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ट्रंप की ग्रीनलैंड को जबरदस्ती हथियाने की इस योजना में 3 बड़ी बाधाएं हैं, और आज के वीडियो में मैं उन्हीं 3 समस्याओं के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। क्योंकि अगर अमेरिका ट्रंप के आदेशों पर आगे बढ़ता है तो यह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक गलती, ज्योग्राफिकल ब्लंडर साबित होगा। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा आप फ्रांसीसी सेना के जनरल निकोलस रिशो के उस बयान से लगा सकते हैं जो उन्होंने इस हफ्ते फ्रांस की जनता को संबोधित करते हुए दिया। Le Groenland, c'est la ligne rouge. Donc je considère que si ils envahissent le Groenland, s'il se passe quelque chose au Groenland, ils sont même plus des adversaires systémiques, ils deviennent सच कहूं तो अमेरिका के लोगों के लिए ये बातें सुनना बहुत मुश्किल है। आज से 80 साल पहले ये अमेरिका के ही जाबाज सिपाही थे, जिन्होंने फ्रांस को नाजी जर्मन से आजाद कराने के लिए नॉर्मंड के तटों पर अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अमेरिका और फ्रांस हमेशा से पक्के दोस्त रहे। मत भूलिए उस देश की बुराई की जा रही है जिसने दोस्ती के नाते हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसा तोहफा दिया है, जो आज अमेरिका की सबसे बड़ी पहचान है, और आज वही देश अमेरिका को अपना दुश्मन मान रहा है। अब मैं जानना चाहता हूं बहुत से अमेरिकियों को
को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रांसीसी लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए अब मैं ट्रंप के इस तर्क को समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर के मुताबिक अब अमेरिका की नीति जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट मैक्स राइट वाली हो गई है। यानी जो देश शक्तिशाली है वो किसी भी इलाके या संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है। क्या अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोप को बचाने के लिए रूस के खिलाफ युद्ध में अरबों डॉलर खर्च नहीं किए? पुतिन का बरसों से सपना रहा है कि वो नाटो को तबाह कर दे और यही यूक्रेन पर हमले की सबसे बड़ी वजह भी थी। लेकिन अब ग्रीनलैंड पर हमले की धमकी देकर ट्रंप शायद खुद ही पुतिन का वो काम आसान कर रहे हैं और नाटो को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। बेशक ट्रंप को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, इसके बजाय वो अपने हमले को सही ठहराने के लिए एक अलग ही तर्क देते हैं। If we don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland. And I am not going to let that happen. और ट्रंप कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन मेरा राष्ट्रपति ट्रंप से एक सीधा सा सवाल है, क्या किसी ने चीन या रूस से पूछा भी है कि क्या वे वाकई ग्रीनलैंड चाहते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ना तो इन देशों ने कभी ग्रीनलैंड पर हमले की धमकी दी है और ना ही अपनी रणनीतिक योजनाओं में कभी ग्रीनलैंड का जिक्र तक किया है। रूस और चीन का ये पूरा डर सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बनाया गया एक बहाना है ताकि वो ग्रीनलैंड पर अपने कब्जों को सही ठहरा सके। एक बार फिर फ्रांसीसी सेना के जनरल की इस सच्ची बातों पर गौर कीजिए। Militairement, c'est pas les Chinois, c'est pas les Russes, ce sont les Américains qui sont présents depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'on nous explique pas qu'on a besoin de saisir physiquement le grand. यही कारण है कि जब हम जटिल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं तो फैक्ट्स का होना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब मामला डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हो। क्योंकि जैसा कि फ्रांसीसी जनरल ने भी साफ किया है, अगर हम सैन्य नजरिए से देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से ग्रीनलैंड में सिर्फ एक ही देश की मौजूदगी रही है और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। यही हकीकत ट्रंप की दलीलों की पहली सबसे बड़ी कमी को उजागर करती है। उनकी पूरी योजना एक ऐसे खतरे पर टिकी है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस बात की पुष्टि की है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्डिक राजनयिकों ने ट्रंप के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि ग्रीनलैंड के आसपास चीन और रूस के जहाज मंडरा रहे हैं। सच तो यह है कि रूस पूरी तरह से यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और ग्रीनलैंड में उसकी कोई रणनीतिक दिलचस्पी या मौजूदगी नहीं है। वहीं चीन का मामला वॉशिंगटन के बयानों से बिल्कुल अलग और सामान्य है। बीजिंग की दिलचस्पी सिर्फ व्यापार और पर्यटन, ट्रेड एंड टूरिज्म तक सीमित है। चीन अब ग्रीनलैंड के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसने 2024 में रिकॉर्ड 37.7 करोड़ डॉलर की मछली खरीदी। पर्यटन के आंकड़े भी यही कहानी बयां करते हैं। पिछले साल 5000 से ज्यादा चीनी पर्यटक ग्रीनलैंड पहुंचे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बार बार किए जा रहे दावों के बावजूद चीन ने ग्रीनलैंड के खनिजों या संसाधनों में कोई सक्रिय रुचि नहीं दिखाई, जैसा कि दुनिया के बाकी हिस्सों में होता है। चीन का ग्रीनलैंड के साथ रिश्ता सिर्फ व्यापारिक है, सैन्य नहीं। लेकिन यहीं से शुरू होती है ट्रंप के इस बड़े प्लान का दूसरी सबसे बड़ी समस्या। वो ये मानकर चल रहे हैं कि ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना बहुत आसान होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप शायद हमारे समय के सबसे बेहतरीन मार्केटर हैं। उनके पास अमेरिकी जनता को वही सुनाने की गजब की कला है जो वो सुनना चाहती हैं। लोगों को अपने विजन पर भरोसा दिलाना एक बात है, लेकिन उस रणनीति को हकीकत में जमीन पर लाना, उतारना बिल्कुल दूसरी बात है। ट्रंप की इस जोशीली बयानबाजी के पीछे आर्थिक या औद्योगिक वास्तविकता का कोई ठोस सबूत नहीं दिखता। पिछले साल चीन ने कुछ ऐसा किया जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। ये वो खनिज हैं जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सेमीकंडक्टर्स तक लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। आज चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो रेयर अर्थ्स को 99.9% शुद्धता तक प्रोसेस कर सकता है और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसी लेवल की जरूरत होती है। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स में कैसे इतना आगे बढ़ गया, इस पे मैंने विस्तार से बताया है। आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यही वो हकीकत है जिसकी वजह से ग्रीनलैंड अचानक राजनीति के केंद्र में आ गया है। विचार बहुत सीधा सा लगता है, ग्रीनलैंड इन खनिजों से भरा हुआ है तो अब उस पर कब्जा करो, खनिज निकालो और अमेरिका को चीन पर निर्भरता से हमेशा के लिए आजाद कर दो।
ऊपर से देखने पर यह आइडिया काफी शानदार लगता है और यही वजह है कि इतने सारे अमेरिकियों ने इस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया है। ज्यादातर अमेरिकियों को तो यह भी नहीं पता है कि नक्शे पर ग्रीनलैंड है कहां, फिर भी उन्हें यह यकीन दिला दिया गया है कि यह द्वीप रातों रात अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर कर देगा। लेकिन यहां एक सीधा सा सवाल जो किसी ने नहीं पूछा, अगर ग्रीनलैंड में माइनिंग करना इतना आसान होता तो यह अब तक हुआ क्यों नहीं? और यहीं पर तथ्य सामने आते हैं। भले ही ग्रीनलैंड में 1100 से ज्यादा संभावित खनिज स्थलों की पहचान की गई है, लेकिन पूरे द्वीप पर फिलहाल सिर्फ 2 सक्रिय खदानें हैं और केवल 8 माइनिंग लाइसेंस ही चालू हैं। अगर ग्रीनलैंड में कोई आसान खजाना छिपा होता तो प्राइवेट कंपनियां अब तक वहां पहुंच चुकी होती, क्योंकि पैसा कभी भी मुनाफे के साफ मौकों को कभी नहीं छोड़ता। आर्कटिक इंस्टीट्यूट के संस्थापक माल्टा हम्पर्ट इस बारे में बड़ी और दो टूक बात कहते हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका की रेयर अर्थ फैक्ट्री बनाने का विचार एक साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। यह पूरी तरह से बेवकूफी भरा आइडिया है। इससे अच्छा तो यह है कि आप चांद पर जाकर खुदाई कर लें। सच तो यह है कि कुछ मामलों में यह चांद से भी बदतर है और उनकी बात सही भी है। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ से ढका है। आर्कटिक के माहौल में काम करना दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा महंगा हो सकता है। ज्यादातर खनिज भंडार आर्कटिक सर्कल के उन दूर दराज इलाकों में है जहां साल के कई महीने सिर्फ अंधेरा रहता है और बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर न के बराबर है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। 2024 की शुरुआत में जब बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज गिरा तो अमेरिकी सरकार ने अनुमान लगाया कि इसे दोबारा बनाने में 6 साल और $5.2 बिलियन लगेंगे। जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ग्रेट डिप्रेशन के दौर में बिना कंप्यूटर या एआई के गोल्डन गेट ब्रिज को सिर्फ 4 साल में बजट के अंदर बनाकर तैयार कर दिया था। तो क्या हमें वाकई ये मानना चाहिए कि जो सरकार एक पुल बनाने में संघर्ष कर रही है वो दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक वातावरण से खनिज निकाल लेगी? ये विश्वास कोई उम्मीद नहीं है बल्कि एक कोरी कल्पना है, फैंटेसी है। लेकिन ये हमें ट्रंप की ग्रीनलैंड रणनीति की तीसरी और सबसे खतरनाक समस्या की ओर ले जाता है। वो ये कि इससे दुनिया में अमेरिका की साख और उसकी छवि पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका के एक बड़े राजनीतिक हिस्से में एक बहुत ही परेशान करने वाली सोच घर करती जा रही है। वो सोच है कि चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है इसीलिए वो जो चाहे कर सकता है, यानी सिर्फ ताकत ही किसी भी कदम को सही ठहराने के लिए काफी है। लेकिन ये सोच उन सिद्धांतों से सीधे टकराती है जिनका प्रतिनिधित्व करने का दावा खुद अमेरिका दशकों से करता आया है। बरसों से वॉशिंगटन पूरी दुनिया को लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, आजादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय पर लेक्चर देता रहा है। अमेरिका हमेशा कहता आया है कि लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन अब यहीं पर एक ऐसा सीधा सवाल खड़ा होता है जिसे पूछने की हिम्मत शायद कोई नहीं जुटा पा रहा है। क्या वाकई ग्रीनलैंड के लोगों से उनकी राय पूछी गई थी? द गार्डियन के मुताबिक इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड के 85% लोग अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, 9% अभी तक तय नहीं कर पाए हैं और सिर्फ 6% करीब 3,400 लोग ही अमेरिका के साथ जाने के पक्ष में हैं। यह हकीकत उस दावे से बिल्कुल उलट है जो अमेरिकी जनता को बेचा जा रहा है। यहां यह दिखाया जाता है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क को छोड़कर अमेरिका में शामिल होने के लिए बेताब है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा मकसद किसी विचारधारा को बढ़ावा देना नहीं है। मैं सिर्फ तथ्यों यानी फैक्ट्स पर गौर करता हूं। और एक बार फिर जमीन पर मौजूदा हकीकत वॉशिंगटन से आ रही है, बयानबाजी से कोसों दूर। पर चलिए अब पूरी ईमानदारी से बात करते हैं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका वाकई जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहे तो वो यकीनन ऐसा कर सकता है। यूरोप इस स्थिति में नहीं है कि वो सैन्य रूप से अमेरिका को हरा सके, लेकिन सैन्य जीत और रणनीतिक जीत दोनों एक ही चीज नहीं होती। ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जा न केवल यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका के भरोसे को चकनाचूर कर देगा। अमेरिकी इतिहासकार और पत्रकार एनी एप्पलबाउम ने इसे बड़े कड़े शब्दों में कहा है, अगर अमेरिका सिर्फ एक क्षेत्रीय गुंडा बनकर रह गया तो यूरोप और एशिया में हमारे पुराने सहयोगी अपने दरवाजे और अपने बाजार हमारे लिए बंद कर देंगे। देर सबेर पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर के देश हमारे खिलाफ एकजुट होंगे और पलटवार करेंगे। दबदबे की ये चाहत हमें शक्तिशाली बनाने की बजाय और भी कमजोर कर देगी, जिससे हमारा प्रभाव और वजूद पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत से अमेरिकी इन चेतावनियों को अनसुना कर रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी और वैश्विक व्यापार के लिए इतनी जरूरी है कि उसके सहयोगी कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन उनका यह अंदाजा अब गलत साबित होने वाला
वाला है। हाल ही में स्क्वाइक बॉक्स की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। खबर है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड से जुड़े नाटो के प्रस्तावित ढांचे फ्रेमवर्क को ठुकराते हैं तो यूरोपीय संघ EU अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों और बैंकों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध सैंक्शन लगाने की तैयारी कर रहा है। ठीक इसी समय एक और बड़ी हलचल हुई है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। यूरोपीय संघ ने चीनी इलेक्ट्रिकल वाहनों EV के आयात और उनकी कीमतों को लेकर चीन के साथ एक नया समझौता कर लिया है। और यकीन मानिए ये कोई छोटी बात नहीं है। चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले से ही ग्लोबल मार्केट पर राज कर रही है और एक बार फिर अमेरिका की इस अस्थिरता ने बीजिंग को एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत प्लेट में सजा कर दे दी है। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें वेनेजुएला और अमेरिका के तख्ता पलट के बारे में बताया था, क्योंकि वेनेजुएला में ट्रंप की जंग चीन के लिए एक तोहफा है। यही तर्क यहां भी लागू होता है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका को अब एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो अनिश्चित है, अस्थिर है और उन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है जिन्हें उसने कभी खुद बनाया था। चीन को अमेरिका से सीधे टकराने की जरूरत ही नहीं है। वो बस आराम से बैठकर वॉशिंगटन को एक के बाद एक गलतियां करते हुए देख सकता है। पूरी ग्लोबल साउथ में जहां दुनिया की 85% आबादी रहती है, वहां पहले से ही चीन को अमेरिका के मुकाबले बेहतर माना जा रहा है। और अगर वॉशिंगटन ने यूरोपीय क्षेत्र पर हमला करके इस लक्ष्मण रेखा को पार किया तो अमेरिका के सबसे करीबी साथी भी अपने रिश्तों पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाएंगे। यही कारण है कि ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ एक मामूली विदेशी नीति का विवाद नहीं है। इसमें अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक गलती बनने की पूरी संभावना है। ये एक ऐसा पल है जहां सिद्धांतों की जगह ताकत ने ले ली है और थोड़े समय के दिखावे ने अमेरिका की वैश्विक छवि को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप यहां किसी जीत की ओर नहीं बल्कि एक जाल की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी कीमत अमेरिका को अपनी अगली पीढ़ी के भरोसे को खोकर चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।